नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। जी। सी जी, कल हम चर्चा कर रहे थे हम्म। कल जो सेना का हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें हमारे पहले सीटीएस जी। विपिन रावत और उसके साथ 14 पैसेंजर्स थे। उम्मीद की एक किरण शाम तक थे जी। कि कहीं से ये खबर आ जाए जी। कि हमारे जनरल जो हैं वो बच गए हैं, लेकिन दुखदायक खबर ये आई शाम को। जी। उन, उनमें से 13 के शव बरामद हो गए, 13 का देहांत हो गया और एक विंग कमांडर हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जी। जूझ रहे हैं, जिसे आज सारा राष्ट्र जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आज किसानों ने फैसला कर लिया कि वो उनका जो आंदोलन है खत्म करने का, और वो वापसी की तरफ जा रहे हैं। जी। परसों से वो वापस चले जाएंगे। और इसके बाद की जो खबर है कि हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा की थी कि पार्लियामेंट में कहा कि डिलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन जो है उस समय पर होगा, लेकिन उसको लेके राजनीतिक चर्चा, जो जी। नारकीय गतिविधियां जम्मू में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जी। और अंत में हम बात करते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना में जम्मू जो कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ दो बाहर से, इटली से और आए हुए दो विजिटर्स हैं जो लोकल हैं, जो सीधे घर चले गए थे, बस से आए थे, घर चले गए थे। उन्हें बाद में पकड़ा गया और उनके कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनके टेस्ट जो है उनके लिए दिल्ली भेजे गए हैं ताकि फर्दर पता चल सके कि कौन सा वेरिएंट है इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल विक्रम रावत की, विपिन रावत जी की। तो कल वो आखिर जिसकी शंका थी हमें वही हुआ, वो दुखदायी खबर आई। और वायुसेना के अध्यक्ष वहां पहुंचे, स्पॉट पे भी पहुंचे, उन्होंने अभी इंक्वायरी का फर्दर ऑर्डर दे दिया है। और इसके साथ साथ आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने भी एक्सीडेंट के बारे में बताया और पूरा राष्ट्र जो है उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल जब ये हादसा दरपेश आया तो तमाम तरह की अफवाहें और अनिश्चितता की बात चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, कहीं मतलब दबी जुबान में उनको लगने लगा था, क्योंकि बड़ा खतरनाक ये हादसा था जिसमें देखा गया है कि पूरा चॉपर जल गया। पहले धमाका हुआ, जल गया, लोग 80% जली हालत में निकाले गए और कईयों के चेहरे तो कह रहे हैं पहचाने भी नहीं जाते, इसलिए घर से डीएनए के टेस्ट के जरिए मिलान किया जाएगा कौन क्या है। वास्तव में भी ये पूरे राष्ट्र को स्तब्ध करने वाली एक बहुत बड़ी त्रासदी, मैं कहूँगा ये घटना त्रासदी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, राष्ट्रपति ने और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा, त्रासदी है। इस मुद्दे पे सब पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है और इसे लेकर आज जम्मू में भी बहुत जगह मतलब दुखी मन से उनके प्रति एक सॉलिडरिटी, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू में कई जगह स्कूलों में भी, चूँकि वो एक आइकॉन थे, हमारा मानना यह है, उनकी बहुत सी यादें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बारामूला में उनकी पोस्टिंग थी जब मेजर थे शुरू में, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, फिर मेजर बनते हैं जब एनडीए से पास आउट होते हैं। तो उस दौरान उनके पाँव में और हाथ में गोली लगी थी, छर्रे लगे थे। वो उपचार करा के फिर मोर्चे पर चले गए थे। केवल इतना नहीं, उन्होंने उस दौरान कश्मीरी आवाम जो है, जो सेना को लेकर एक वर्ग है जो अनाप शनाप बातें बोलता है, आम कश्मीरी की भी उन्होंने बड़ी मदद करी। यहाँ पुंछ में भी रहे और उनका एक बड़ा शानदार जानदार कैरियर रहा। और जिस पद पर लाके प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बैठाया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसकी जरूरत बड़े सालों से बनी हुई थी। और वो तीनों सेनाओं, तीनों अंग जो हैं, उनको बहुत एडवांस लेके जाना चाह रहे थे। उनके एकीकरण की बात, उनमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी जाएं, वो दिन रात उसी काम में लगे हुए थे। और क्या कह सकते हैं, ये आदमी कहते हैं ना, समय बलवान है और किसकी कहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो कह पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह ने भी आज रक्षा मंत्री, उन्होंने हाउस में बताया, पूरे हादसे को लेकर ब्यौरावार बताया। ये भी कहा जा रहा है कि हादसा स्थल की
ड्रोन के जरिए जांच की जाएगी और भी तमाम जरिए अपनाए जाएंगे, आखिर पता तो चले। लेकिन हैरानगी की बात है, इस विमान के बारे में, इस चॉपर के बारे में ये कहा जाता है ये इतना एडवांस था कि उसको कई सौ किलोमीटर पहले पता चल जाता था कि वहाँ का मौसम कैसा है। जी तो ऐसा क्या हुआ कि मौसम वहाँ खराब था, पहले क्यों नहीं एहसास हुआ? और ये कोई पहला हादसा नहीं है। एक हिंदी अखबार ने खबर भी छापी है कि 4 हादसे से पहले भी हो चुके हैं। तो हम ये नहीं निश्चित तौर पे कह सकते ये फुल प्रूफ है। तो लेकिन फिर भी जो जरिया है उसके जरिए आदमी जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ऐसा जीवट किस्म का जो कमांडर हो, बहुत बड़ा शीर्ष पद पे गया हो, तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। जी जी। तो हम तो एक बार फिर पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि देश को ऐसे ही जांबाज और ज्ञानी जो नाली रखते हैं, बेहद अनुभवी जीवट किस्म के कमांडर की ज़रूरत है। और हालांकि हमारे सेनाध्यक्ष नरवणे भी बहुत अच्छे सेनाध्यक्ष हैं और वो भी एलओसी पे अक्सर आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ देश के लिए एक भारी क्षति है, और खासतौर से उस परिवार के लिए, दो उनकी बच्चियां हैं, सबसे बड़ी बात ये है, माता पिता दोनों चले गए। अब उन बच्चियों के लिए भी वो चीज़ सब सामने घटेगी। कल तक माता पिता के बीच में छोटी बच्ची खेलती थी, छोटी बिटिया जो उनकी है, अब वो तमाम चीज़ें फ्लैशबैक में पिक्चर की तरह घूमेंगी। आदमी डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं अलग अलग स्तर पर, वो समय घाव बढ़ सकता है, क्योंकि देश को संभवतः नए उसकी तलाश हो रही है, लेकिन उस परिवार के पे जो भीतरी है वो बड़ी असहनीय। मैं समझता हूँ, हम कब तो कहते हैं परमात्मा शक्ति दे, दोनों बेटियां उनकी, और कहते हैं बहुत ही लायक और बड़ी काबिल बेटियां हैं। तो एक बार फिर हम कहेंगे कि जनरल रावत जो है वो एक बेमिसाल जनरल थे भारतीय सेना के, और एक गौरव थे, और उनका इस प्रकार असम में चले आना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ जो बाकी के भी जो 11 माह शहीद हुए हैं, बिल्कुल हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि विंग कमांडर जो है, उनके जो पायलट है वो स्वस्थ हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, इसकी भी हम कामना करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि एक बार पहले भी इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जो इस तरह जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं, वो इतने जीवट किस्म के हैं कि वो फिर लौटे, ड्यूटी ज्वाइन की। तो ऐसे हमारे भारतीय फौज में है एक से, और जो आदमी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बाकी जो लोग थे, ब्रिगेडियर साहब थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और जवान थे जितने, वो सब जीवट किस्म के थे, क्योंकि इनकी टीम में वही लोग रुक सकता था, वही जवान रुक सकता था जो जीवट किस्म का हो। तो दुख तो है, गहरा दुख है, देश को बड़ी चोट लगी है। और हम तो जिस तरह आपने कहा, सबके लिए परमात्मा दुआ करते हैं कि उनके परिजनों को खास तौर से इस गहरे जख्म को सहने की शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। सी जी, किसानों का आंदोलन चल रहा था पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं। तो पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया था कि वो तीनों बिल वापस ले लिए जाए, उसके ऊपर किसानों की अभी तक चल रही थी, कभी हाँ कभी ना, कभी वापस लिया जाए, माना जाए नहीं जाए। आखिर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसान मोर्चा ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो परसों से अपना वापसी शुरू कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हम फिर इसके ऊपर सोचेंगे, अगर कहीं भी हमें लगता है कि वादा खिलाफी हुई है, हम फिर वापस आके उसके ऊपर फिर एजिटेशन कर सकते हैं। जी, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि दुनिया के सबसे कठोर सबसे जिद्दी व्यक्ति को चुकाया है हमने, और ये बात उन्होंने कही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आमतौर पर हमारे प्रधानमंत्री मौजूदा की जो इमेज है, वो विपक्ष भी इसी तरह का आरोप लगाता है कि हठधर्म प्रधानमंत्री किसी बात को नहीं सुनते, विपक्ष ही नहीं सुनते। और अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे इनकी, संयुक्त किसान मोर्चा की, उन्होंने कहा कि परसों से वो घर वापसी करेंगे, और वहीं उसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सिंघू बॉर्डर से, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को जोड़ता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए सड़क आती है। उनका ये भी कहना है कि 15 जनवरी को इस पर समीक्षा करेंगे कि सरकार ने जो वायदे किए हैं उनको समय दे रहे हैं ये, कि उनमें कौन कौन से फायदे अमल में आ रहे हैं। वहीं जो इनके एक नेता चडूनिया, जो हरियाणा से आते हैं, कुरुक्षेत्र से, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये गड़बड़ी करेंगे
तो हम फिर आंदोलन करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि किसानों का तेवर अभी भी उसी प्रकार कड़े है, और अब ये लगता है कि सरकार को भी इस पे निर्णायक जो वादे किए हैं उसको समय पर अमल में लाना होगा। नहीं फिर दिल्ली की सड़कों पे चारों तरफ किसानों का जमावड़ा दिखाई देगा। तमाम तरह की जो दिक्कतें, लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, वो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सतीश जी, मैं पिछले दिनों में पार्लियामेंट में स्टेटमेंट आई थी कि जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन है, कमीशन ने कहा है कि वो पूरे अपने समय तय समय पे ही अपनी रिपोर्ट दे देगा। लेकिन उसको लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीति शुरू हो गई है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पैंथर्स पार्टी है या दूसरी पार्टीज है, वो कह रही हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है, असल में ये राज्य में चुनावों को टाल रहे हैं। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट की कोई डेट नहीं बता रहे, डिलिमिटेशन कब लागू होगा और कब ये चुनाव कराएंगे। मैं समझता हूँ ये नेता इसीलिए बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जब पिछले 2 महीने पहले परिसीमन आयोग यहाँ आया था, जम्मू और वैली गया था, जी जी, तो वापसी पे उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हम मार्च तक उसको रिपोर्ट शाया कर देंगे। मार्च का मतलब 6 मार्च तक इसकी मियाद है इस परिसीमन आयोग की, चूंकि 1 साल के लिए गठित हुआ था ये 6 मार्च 2020 को। उस साल कोरोना रहा, इसलिए कोई काम नहीं हो पाया। 1 साल फिर इसको एक्सटेंड किया गया 6 मार्च तक के लिए। तो उम्मीद की जा रही थी जिस प्रकार परिसीमन आयोग के जो हेड हैं, सेवानिवृत्त रंजना देसाई जो हैं, जी जी, उनका कहना यह था कि हम मार्च में ये सब चीज कर लेंगे, तमाम कवायद पूरी करके। तो जिस प्रकार गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया संसद में, उन्होंने कोई डेडलाइन डिक्लेयर नहीं करी। पेच फंसा है डेडलाइन पे। एक तरफ परिसीमन आयोग कह रहा है कि हम दे देंगे, जब 2 महीने 3 महीने पहले का। अब गृह राज्य मंत्री संसद में करेंगे, तो जाहिर है कि विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिल गया सरकार पे हमले करने का। केवल नेशनल कानून, बल्कि कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, रविंद्र शर्मा, वो कह रहे हैं चूंकि जमीनी हालात इनके अनुकूल नहीं है, इनके प्रतिकूल हैं हर मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर हो, कश्मीर मसला हो, और तमाम जो बातें हैं। इनको पता है कि हम चुनाव में हमारे को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिलनी, और फिर ये सोच रहे हैं कि सत्ता हम चला ही नहीं, हम नौकरशाही के जरिए, तो चलने दो। इसी प्रकार के आरोप हर्षदेव सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। कल फारूक अब्दुल्ला साहब भी यही बात बोले। उन्होंने कहा कि ये सरकार टालने में लगी है चुनाव, और चाहते कि नौकरशाही के हवाले पूरी स्टेट चलती रहे। तो मैं समझता हूं कि इनकी शिकायत जो है, अगर हम उनके बयान को देखें, परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन को, उसके हिसाब से इनकी शिकायत ठीक लगती है, क्योंकि या तो वो कमिटमेंट नहीं करके जाती। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस विषय पे और क्लैरिफाई करना चाहिए। हो सकता है गृह राज्य मंत्री से चूक से वो बात रह गई हो, लेकिन उनको इस पर स्पष्ट आना चाहिए कि भैया हम परिसीमन आयोग की रिपोर्ट इतनी तरीके तक आ जाएगी, उसके बाद हम चुनाव का भी ऐलान कर देंगे। जी जी, श्री जी, कोरोना की हम बात करते हैं, जैसे कि पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है और जम्मू में भी कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहले तालाब तिलो एरिया, वो जो हजूरी बाग एरिया है, वहाँ पे उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया था। तो अब छन्नी रामा में भी केसेस पाया गया। इसमें से कुछ 1-2 ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो बाहर इटली से आए हैं और वहाँ पहुंचे हैं, उनका भी सीधे घर चले गए हैं और उनका भी टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकले हैं। अब उनकी जो रिपोर्ट्स है, उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली भेजा गया, कहीं वो ओमिक्रॉन तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन जिस तरह से जम्मू में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोग जो है आज भी इसको बड़ा सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिस तरह से बाजारों में घूम रहे हैं, शादी फंक्शंस हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, उससे लग रहा है कि हमें एक बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सरकार आखिर कहाँ बैठेगी बताइए ना, चौकसी के लिए। वो ठीक है, अमले में कहीं करप्शन होती है। लखनपुर कोई पिछले हफ्ते की बात है, हमने अपने अखबार सहारा में भी खबर छापी थी कि 7 लोग आए यूके और यूएई से, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, और वो घर चले गए और उनको टेस्ट किया गया। तो टेस्ट क्यों नहीं हुआ लखनपुर के रास्ते से? इसका मतलब वहाँ सुविधा शुल्क का खेल चल रहा है कि सुविधा शुल्क दीजिए, आप निकल जाइए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह आपने कहा, ये 2 लोग जो आए हैं इटली से, ये भी लोकल हैं। इनको खुद सोचना चाहिए, भाई आप भी खतरे में पड़ेंगे, आप पूरे इलाके को भी खतरे में डालेंगे। रहम खाइए लोगों पे। इसी प्रकार पहले कोरोना फैला था, जो लोग चुप चुपीते पंजाब में आ गए, दूसरी दिल्ली में आ गए, यहाँ आ गए। कोरोना तो भी भयावह रूप ले गया था। इनको समझिए। दूसरी, आपकी जो बात बिल्कुल वाजिब है, आप सिटी में घूमिए, किसी इलाके में घूमिए, आपको 10 में से 5 आदमी बिना मास्क घूमते दिखाई देंगे, और मेटाडोरों को तो भगवान के हवाले हैं। मैं हैरान हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी या डिप्टी
आखिर उनको क्यों नहीं इस पर सख्ती बरते? मेटाडोरें जो चलती हैं इसमें ड्राइवर कंडक्टर तक कहीं उन्होंने नहीं लगाए होते मास्क। तो ये दावत दे रहे हैं, मान लीजिए मेरे को, मैं इन्फेक्टेड हूँ, बिल्कुल। मैं बिना मास्क चढ़ गया, बागों लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, वो तो मेरी चपेट में आ ही जाएंगे। तो ये बड़ी गंभीरता के साथ, सख्ती के साथ, मैं समझता हूँ इन पर जुर्माना ठोका जाना चाहिए। अगर आप जब तक सख्ती नहीं करेंगे, भय बिन प्रीत नहीं होती, इसलिए सख्ती करने के साथ ही मैं समझता हूँ इस कोरोना का जो फैलाव हो सकता है, जो डर दिख रहा है, उसको तभी रोका जा सकता है जब सरकार की ओर से इन पे कड़ाई बरती जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।